नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीजनिंग ऋषि सर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम ये मॉक टेस्ट की जो सीरीज चल रही थी उसमें मैथ रीजनिंग में 14 नंबर का जो मॉक टेस्ट है इसका रीजनिंग का सॉल्यूशन जो है अब मैं कराने वाला हूँ आपको। ठीक है, किस तरह के एग्जाम्पल पूछे गए थे बात करते हैं। फर्स्ट नंबर पे ये एग्जाम्पल था बच्चों, आपके डायरेक्शन टेस्ट का था। और क्या कह रहा था डायरेक्शन टेस्ट पे, इसकी हम बात करते हैं। यहाँ पर कह रहा था सोनम और शीतल एक ही ऑफिस से निकलकर अपने अपने घरों की ओर चलती हैं। सोनम उत्तर में जाती है 12। यहाँ से चलाता हूँ सोनम को। सोनम जो जाती है नॉर्थ में जाती है 12, उसके बाद दाईं ओर मुड़कर जाती है 5। ठीक है, उसके बाद अपने घर पहुँच जाती है शीतल 12 किलोमीटर दक्षिण में जाती है। शीतल यहाँ से 12 किलोमीटर दक्षिण में जाती है और उसके बाद में फिर बाईं ओर मुड़ जाती है और अपने घर तक पहुँचने के लिए 15 जाती है। ठीक है, अब बताए भाई किलोमीटर में दूरी पूछी गई है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, यानी ये दूरी आपसे पूछी गई है। ये दूरी निकालने के लिए इस लाइन को यहाँ खींचना पड़ेगा आपको। ये 24 आएगी और ये 15 आएगी। ठीक है, 90 डिग्री के सामने क्या होता है बच्चों, कर्ण होता है। इसको सॉल्व करना है आपको। ठीक है, तो पाइथागोरस बन गया है। पाइथागोरस के जो फॉर्मूले होते हैं वो आपको मैं क्लास में जो है बता चुका हूँ। ठीक है, किस तरीके से सॉल्व करेंगे देख लो अब एक बार। तो यहाँ 24 का स्क्वायर प्लस यहाँ से बच्चों ये टोटल 15 था तो ये बचेगा कितना, 10। ये 10 का स्क्वायर। ठीक है, 576 प्लस 100, 676 कितने का होता है, ये 26 का होता है। 26 किलोमीटर जो है इसका करेक्ट आंसर आने वाला है। ठीक है, इस तरीके से ये सॉल्व होगा। पूरी क्लास देख लीजिए। फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल था। रीजनिंग ऋषि सर नाम से हमारी एप्लीकेशन है। अगर आपने अभी तक एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। इसमें फ्री टेस्ट आपके लिए प्रोवाइड किए गए हैं। सबसे पहले आप टेस्ट पेपर देंगे और साथ के साथ उसका रिजल्ट जो है वो आप तक पहुंच जाएगा। और उसके बाद में यूट्यूब का सॉल्यूशन जो है वो आपको उसी दिन पेपर की, जिस दिन पेपर दे रहे हो उसके इवनिंग में आपको यूट्यूब का सॉल्यूशन जो है उसका दिख जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला एग्जाम्पल है, 7 व्यक्ति हैं, संयुक्त परिवार में हैं, 2 विवाहित जोड़े हैं। एफ घरेलू महिला है और उसका पति ई है। एफ जो है वो महिला है, इसके पति का नाम है ई। ठीक है, एन की पत्नी जे है, एफ की पोत्री एल है। एफ की पोत्री, पोत्री का मतलब होता है इसका एक बेटा होगा कोई, और उसकी पुत्री का नाम जो है वो क्या है, एफ की पोत्री एल है। ठीक है, आगे लिखा है ई जे का ससुर है। ई जो है वो जे का ससुर है, इसकी पत्नी बन जाएगी जे और ससुर हो जाएगा ई। ठीक है, एवं पी का पिता है। पी का पिता है। ठीक है, आगे लिखा है एन का पुत्र एम। एन का पुत्र कौन है, एम, बाद में लेंगे। एम एल का भाई है। एम जो है वो एल का भाई है, बाद में लेंगे। जे पी से किस प्रकार संबंधित है, अच्छा एन की पत्नी क्या है, जे। आगे लिखा था कि एन की पत्नी जे है, तो एक काम करते हैं, इसकी जगह अपन किसको रख देते हैं, एन को। ठीक है, तो फिर से आ जाते हैं शुरुआत से पूरे प्रश्न में। यहाँ पर लिखा था बच्चों 7 व्यक्ति हैं, 7 में से 5 दिख गए मुझे। एफ घरेलू महिला है एवं ई उसका पति है। एन की पत्नी जे है, सामने दिखाई दे रही है, और एफ की पुत्री एल है, पोत्री एल है, ये भी दिख रहा है। ई जे का ससुर है। ई जो है वो जे का ससुर है, ये भी क्लियर है। एवं पी का पिता है। एवं पी का पिता है, तो यहाँ पर आ जाएगा पी। ठीक है, एन का पुत्र एम है। एन का पुत्र कौन है, एम। एम एल का भाई है। एम जो है वो एल का भाई है, और जे पी से किस प्रकार संबंधित है। एम एल का भाई बनाने के लिए एम को रख दो बच्चों यहाँ। एम एल का भाई हो गया। टोटल कितने हो गए, 2 4 5 6 7, सारे के सारे आ चुके हैं। तो आपसे पूछ रहा है जे पी से किस प्रकार संबंधित है। एन का पुत्र एम है, ये बात भी क्लियर हो गई थी। एवं पी का पिता है, पी का पिता है जे, ये बात भी क्लियर हो गई। आपसे कह रहा है जे पी से किस प्रकार संबंधित है, तो जे जो है वो पी की लगेगी भाभी, और भाभी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिस्टर इन लॉ, यानी बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। सेकंड के बाद में ये थर्ड नंबर जो है वो कोडिंग डिकोडिंग का एग्जाम्पल है, इसको हम सॉल्व करते हैं।
ठीक है भाई, इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। यहाँ से देखो ये मन, ये फादर अंकल, जेब कतरा, इंडियन रेलवे, इवनिंग, फादर अंकल, अपोजिट है, पर फर्क क्या है कि एक बार अक्षर है, एक बार नंबर है, एक बार अक्षर है, एक बार नंबर है। ठीक है, इसी क्रम में आंसर निकालना है। तो लव, फादर अंकल, दूध वाला, लव, इंडियन रेलवे और यहाँ से इवनिंग, ये आंसर आना चाहिए O21D12I22, ऑप्शन ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा। इस तरीके से होगा, ये कोडिंग डिकोडिंग का है, थर्ड नंबर का। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर एग्जाम्पल जो दे रखा है वो आपसे है, इसमें क्या लिखा है देखो, पहले में लिखा है कथन में, कथन में लिखा है कि धारणा, धारणा जो है वो पहले दे रखी है। ठीक है, ये अजम्पशन है। सप्ताहांत की छुट्टियों के बाद व्यक्ति को ताजा और सक्रिय होना चाहिए, ये एक धारणा है। तो इसका कथन क्या हो सकता है, ये पूछ रहा है। ठीक है, वापस, सप्ताहांत की छुट्टियों के बाद व्यक्ति को ताजा और सक्रिय होना चाहिए, ताजा और सक्रिय होना चाहिए सप्ताहांत की छुट्टियों के बाद में, इसकी धारणा है ये। तो इसका कथन क्या होगा, पहला पढ़ लेते हैं। देखो, आज सोमवार है, रविंद्र की नई परियोजना लेने के लिए कहो और उसे बुधवार शाम तक निष्यादित करने को कहो, मतलब पूरा करने को कहो। तो ये पहली जो कथन है इस धारणा के लिए बिल्कुल सही है, फर्स्ट वाला। तो ठीक है, क्योंकि सोमवार को कहो कि भाई नई परियोजना के बारे में ये काम करना शुरू करे और बुधवार तक इसको सबमिट कर दे, ये सही है। सेकंड की बात करें, क्योंकि यह सोमवार है, कार्यालय का माहौल शांत है और लंच के बाद कुछ काम शुरू हो जाएगा, ये थोड़ा लेजीपन दिखा रहा है एक तरह से। माहौल शांत है जबकि यहाँ तरोताजा की बात है, तो ये जो है कथन नहीं हो सकता इसका। ठीक है, थर्ड, यह शुक्रवार की दोपहर है, आप इसे मुझे सोमवार की सुबह दे सकते हैं, मैं लंच तक इसे खत्म कर दूंगा। यस, ये पॉजिटिव भाव दर्श रहा है, तो ये वाला कथन भी जो है वो धारणा के लिए सही है। तो फर्स्ट और थर्ड वाले जो कथन हैं इस धारणा के लिए बिल्कुल सही होंगे। ऑप्शन की बात करें तो बच्चों सी ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल है, बहुत से लोगों ने सरकारी संपत्ति पर अतिक्रमण कर अपने घरों और कारोबारी स्थलों का निर्माण कर लिया है। ठीक है, अतिक्रमण, अतिक्रमण हो रहा है, तो क्या करना चाहिए सरकार को, कार्रवाई। पहली कार्रवाई है, सरकारी भूमि से सभी अनाधिकृत निर्माणों को हटाने के लिए सरकार को तत्काल कदम उठाने चाहिए। यस, ये उचित कार्रवाई है। ठीक है, तत्काल कदम उठाने चाहिए, ये बिल्कुल सही कार्रवाई है। कदम उठाने का मतलब ये नहीं है जाते ही तोड़ दो फोड़ दो। कदम उठाने का मतलब ये होता है बच्चों, नोटिस तैयार करें, फाइल तैयार करें, मेजरमेंट लेके आएँ, कितना अतिक्रमण हुआ है कितना नहीं हुआ है, ये सरकार के कदम होती हैं और सरकार ये काम करती जरूर है। ठीक है, नेक्स्ट में क्या लिखा है कि सभी अतिक्रमणवादियों को तत्काल कारावास में डाल देना चाहिए और भारी जुर्माना। ये संभव है क्या, ये बच्चों संभव नहीं है। अगर आपने सरकारी संपत्ति पर अतिक्रमण कर भी रखा है कोई दिक्कत नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से नोटिस आता है और आपको टाइम मिलता है 2-3 महीने का, कहते हैं आपका ये निर्माण गलत है, आप इस निर्माण को हटाइए। अगर आप निर्माण को नहीं भी हटा रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, गवर्नमेंट की बुलडोजर आती है, अपने हिसाब से हटाती है। अपने हिसाब से कैसे हटाती है कि आपकी ज़मीन यहाँ तक है, 6 फीट अंदर तक फोड़ के जाते हैं। ठीक है, कि भविष्य में तो आप आगे बढ़ ही नहीं जाओ। रही बात यहाँ पर कार्रवाई की, कार्रवाई कब होती है, जैसे मान लो आपके पास नोटिस आया, आपने नोटिस पे कोई ध्यान नहीं दिया है और उसके बाद में गवर्नमेंट की बुलडोजर आई है फोड़ने के लिए और आप बीच रोड पे लेट गए हो, फोड़ने नहीं दूंगा, तो जैसे आप लेटे हो, लेटे लेटे को उठा के ले जाते हैं, जब होती है बच्चों कार्रवाई। ठीक है, अदरवाइज ऐसे डायरेक्ट किसी पे कार्रवाई नहीं होती है। फिलहाल सेकंड वाला गलत है और भारी जुर्माना लगाना चाहिए, ये बात भी गलत है। केवल फर्स्ट कार्रवाई जो है वो मजबूत है, सही है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला लिखा है कथन, कथन में क्या कह रहा है, एक रबड़ कारखाने की स्थापना के बाद से गांव ए में तितली फार्म में तितलियों की आबादी कम हो रही है, फैक्ट्री द्वारा हो रहा प्रदूषण इस कमी का कारण होना चाहिए, ये कथन है। अब कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त तर्क को कमजोर करता है, इस तर्क को जो है वो कौन सा कमजोर करता है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो पहला लिखा है, गांव बी जिसमें गांव ए की तुलना में अधिक महान है ने अपने खेतों में तितलियों की आबादी में कोई कमी नहीं देखी है। तो महान की तो कोई बात है ही नहीं इसमें, है ना। तो पहला गलत, मतलब पहला वाला जो है वो कमी को तो नहीं दर्शा रहा है।
रबड़ कारखानों द्वारा बड़ी मात्रा में पानी की आवश्यकताओं से गांव ए में पानी की कमी हुई है, जिसके कारण इससे अधिकांश तितली फार्म जो है वो सूख रहे हैं। बिल्कुल रबड़ में पानी की ज़रूरत होती है, तो ये कथन को कमज़ोर कर रहा है। तीसरा, तितली प्रदूषण के प्रति बहुत संवेदनशील होती हैं और केवल अच्छी वायु गुणवत्ता वाले क्षेत्रों में ही बढ़ सकती हैं। तो फिलहाल यहाँ पर जो कथन को जो कमज़ोर कर रहा है वो कौन सा कर रहा है, सेकंड वाला जो है वो कथन को कमज़ोर कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर बात लिखी है कि रबड़ कारखानों द्वारा बड़ी मात्रा में पानी की आवश्यकताओं से गांव ए में पानी की कमी हुई है, जिसके कारण इसके अधिकांश तितली फार्म सूख रहे हैं। जबकि ऊपर क्या लिखा है, प्रदूषण, फैक्ट्री द्वारा हो रहा प्रदूषण। ठीक है, तो यहाँ पर कमजोर जो कर रहा है इस कथन को वो कौन सा कर रहा है, सेकंड, सेकंड वाला जो है इसको कमजोर कर रहा है। तो यहाँ पर सही आंसर आना चाहिए आपके ऑप्शन सी, सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। 7 नंबर का एग्जाम्पल है, 3 व्यक्ति ए बी सी इस प्रकार पंक्ति में खड़े हैं कि ए और बी के बीच में 4, बी और सी के बीच में 7 हैं। ठीक है, और आगे लिखा है कि सी के आगे 11 व्यक्ति हैं। तो एक काम करते हैं, पंक्ति बना लेता हूँ मैं आपके सामने। यहाँ से अगर मैं बात करूँ, ये है ए, और ठीक है, ए और बी के बीच में कितने हैं, 4। तो ए यहाँ पर बी, ए और बी के बीच में कितने हैं, 4, और बी और सी के बीच में 7 व्यक्ति हैं। पर न्यूनतम संख्या पूछ रहा है, कम से कम संख्या पूछ रहा है। तो एक काम करते हैं, बी और सी को पहले ले लो, बी और सी को पहले ले लो। तो बी और सी के बीच में है 7। ठीक है, बी और सी के बीच में 7 हैं, जिसमें से ए और बी के बीच में कितने हैं, 4। तो 7 के लिए बच्चों ये 2 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि इनके बीच में 7 हो जाएंगे, 4 और 2 6, और एक खुद ए 7। आगे लिखा है कि सी के आगे 11 व्यक्ति हैं। 11 व्यक्ति कैसे होंगे, जिसमें से 6 7 तो ये 8 ये, और यहाँ से 3 और होंगे इधर की साइड में। ठीक है, तो 11 व्यक्ति हो गए सी के इधर की साइड में, और ए के पीछे 13 व्यक्ति हैं। ए के पीछे 13 कैसे हो सकते हैं, जिसमें से 3 तो ये हैं, 10 और हैं, यहाँ पर 13 व्यक्ति हैं। ठीक है, तो व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या पूछी है, कम से कम सबको जोड़ लो। जोड़ने के लिए अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ बच्चों, यहाँ से देख रहा हूँ तो 10 तो ये हैं, और 10 के बाद में इधर की साइड में और गिन लो कितने आ रहे हैं। इधर की साइड में आ रहे हैं आपके 6 और एक 7, तो इन दोनों के बीच में थे, 7 और 2 9, और 3 9 और 3 12। तो जोड़ो, कुल व्यक्तियों की जो संख्या आएगी वो 22 आएगी। 22 इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ये रैंकिंग टेस्ट से एग्जाम्पल था। एक विवाह समारोह में टोटल 476 लोग शामिल हुए हैं, 476। ठीक है, जिनमें से 213 लोग शुद्ध शाकाहारी हैं। जिनमें से बेटा शाकाहारी जो हैं, शुद्ध शाकाहारी, वो कितने हैं, 213 लोग शुद्ध शाकाहारी हैं। तो मांसाहारी निकाल सकते हैं क्या, 476 में से 213 घटा दीजिए, तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर बच्चों 6 और यहाँ पर 2, 263 मांसाहारी हो गए, 263 मांसाहारी। ठीक है, आगे लिखा है 32 लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। अच्छा, 32 लोग शाकाहारी मांसाहारी दोनों थे, तो 263 में से 32 माइनस कर लीजिए, तो शुद्ध मांसाहारी जो हो गए ना, वो कितने हो गए बच्चों, 231। तो 231 जो है वो मांसाहारी है, और दोनों वाले जो हैं वो कितने बच्चे आ रहे हैं भाई, 32 बच्चे आ रहे हैं दोनों वाले। ठीक है, आपसे कह रहा है मांसाहारी दोनों तरह के भोजन किए हैं। समारोह में कितने शाकाहारी मांसाहारी दोनों तरह के भोजन किए हैं, कितने लोग केवल मांसाहारी भोजन खाए हैं, 231। 231 जो है वो केवल मांसाहारी भोजन को खाए हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं बच्चों आगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 9 नंबर का, इसको मैं दोबारा से लिख देता हूँ। यहाँ लिखा है DQ PLN QT LN DTP L ब्लैंक DQ P ब्लैंक N। टोटल कितने हैं ये अक्षर, 24। 24 में भाग जा रहा है बच्चों 2 का, 3 का, 6 का, 8 का। चेक कर लेते हैं, 2 पे क्रम मिल नहीं रहा है, 3 पे नहीं मिल रहा है, 6 पे अल्टरनेट में दिख रहा है। इसको अगर इससे मिलाऊं तो क्रम दिखाई दे रहा है। तो देख लेते हैं, 3 और 3 6, 3 और 3 6,
3 और 3 6। तो देखो इसको तो आपको मिलाना है बच्चों इससे, और इसको मिलाना है इससे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको फर्स्ट को थर्ड से मिला रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है यहाँ आएगा Q। TPL है तो यहाँ पर आएगा TPL, और आखिरी में आएगा N। अब इसको इससे मिला रहा हूँ तो यहाँ आएगा बच्चों D। DQT है तो यहाँ T आएगा, यहाँ P आएगा, LN यहाँ LN, ठीक है। आंसर क्या आना चाहिए कि सर TDPQ NTL, ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से सीरीज बनेगी, पूरी क्लास देख लो एक बार। नंबर है 9। अब बढ़ते 10 नंबर। 10 नंबर जो एग्जाम्पल है ये डाइस का है, पासे का एग्जाम्पल है। किस तरीके से होगा देखो, सबसे पहले 4 पासे में चौथे पासे को मत देखना, 3 के विपरीत पूछ रहा है। पहले दूसरे में कुछ भी कॉमन नहीं है, जब कुछ भी कॉमन नहीं हो तो 4 पासे में नियम लागू नहीं होता है। इन दोनों में देखो क्या चीज़ कॉमन है, इन दोनों में भी कुछ भी कॉमन है क्या? बिल्कुल है सर, 5 कॉमन है। तो बच्चों 5 के नीचे 5 को लिखना है, क्लॉकवाइज चलना है आपको। 4 2, यहाँ से 3 1, विपरीत विपरीत, और गायब जो है वो 6 है। तो 3 के विपरीत सही आंसर आएगा 4, यानी सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। बढ़ते आज के सेशन में, आज की क्लास में टेस्ट नंबर 14 के मैथ के सॉल्यूशन को देखते हैं। समझिएगा क्वेश्चन क्या था, सही अप्रोच क्या था क्वेश्चन सॉल्व करने का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैथ का जो है, और पूरे टेस्ट सीरीज का कौन सा, क्वेश्चन नंबर 11। क्या क्वेश्चन है? तो ये जो क्वेश्चन है वो परसेंटेज का क्वेश्चन है, उसमें भी इनकम और इनकम टैक्स से रिलेटेड है। सबसे पहले तो मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे इनकम टैक्स निकालना हो, इनकम क्या करना हो, टैक्स निकालना हो, तो हम क्या कहते हैं कि जितना भी इनकम है, जितना भी इनकम है उस पर रेट ऑफ टैक्स, कुछ ना कुछ तो रेट ऑफ टैक्स होता है ना, कि भैया अगर इतना इनकम है तो 20% का टैक्स देना है, 30% का टैक्स देना है। तो जो भी मेरी टोटल इनकम होती है उस पर का उतना परसेंट निकालने के बाद ही तो इनकम टैक्स निकल के आता है। तो बोलोगे हाँ। तो अगर इनकम टैक्स निकालना है तो इनकम को रेट ऑफ टैक्स से क्या करना होता है, गुना। और अगर मान लो कि इनकम टैक्स ही आपका क्या है, फिक्स है। इनकम टैक्स आपका क्या है, फिक्स है, कि भैया जितना पहले इनकम टैक्स दिया उतना ही बाद में इनकम टैक्स दिया। इसका मतलब क्या है कि जो इनकम का रेशियो है उसका उल्टा रेट का रेशियो होगा, और जो रेट का रेशियो है उसका उल्टा इनकम का रेशियो होगा। यही तो होता है, ठीक है। यहां तक कहानी क्लियर है। अब चलो पढ़ लो क्या कह रहा है। अमन की वार्षिक आय में 20 लाख रुपए की वृद्धि हुई। उसका जो इनकम है 20 लाख क्या हो गया, बढ़ गया। लेकिन उसे जो आयकर देना है वह 20% से घटकर 16% हो गया। मतलब पहले वो 20% देता था टैक्स, अब वह 16% टैक्स दे रहा है, और उसकी इनकम 20 लाख रुपए क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। अब वह पहले जितना ही कर चुकाता है, मतलब जितना कर वो रुपए में पहले चुका रहा था उतना ही कर अब चुकाता है। मतलब इनकम टैक्स फिक्स है, और इनकम टैक्स फिक्स है मतलब रेट ऑफ जो टैक्स है, जो रेट ऑफ टैक्स है इसका उल्टा क्या होगा, इनकम का रेशियो। बोलो ये बातें तो क्लियर है। अब मुझे बताओ रेट ऑफ टैक्स पहले क्या था सर, 20% था, अब क्या है सर, 16% है। मैं इसको सरल कर दूं तो ये 5 और 4 हो गया, और इसी का उल्टा क्या होगा, इनकम का रेशियो। क्यों उल्टा हुआ, क्योंकि टैक्स अभी भी फिक्स है, जितना पहले वो टैक्स देता था उतना ही अब देता है, ठीक है। अब मुझे बताओ पहले इनकम 4 की, अब इनकम 5 की, तो यहां कितने की वृद्धि, 1 की, और क्वेश्चन में कितने की वृद्धि, 20 लाख की, हाँ या ना। तो कितना गुना हुआ, 20 गुना, हाँ या ना। मुझसे कह रहा है कि नई आय क्या है, तो नई आय कितनी है सर, 5 है। और 5 में अगर मैं 20 का गुना करूं तो 5 गुना 20 100 होगा, और आगे में लाख लगाना ना भूले। तो नई इनकम उसकी कितनी है, 100 लाख है। पुरानी इनकम पूछता तो 20 गुना 4 कितना होता, 80 लाख, ठीक है। ये इनकम टैक्स के ऊपर क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, सांप सीढ़ी है, इसको लास्ट में खेलेंगे सांप सीढ़ी को, पहले आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कैलकुलेट द मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। इस डेटा का मोड निकालना है। मुझे एक बात बताओ, सबसे अधिक बार वैल्यू कौन रिपीट है, 7, और 7 किसको डिनोट करता है, 8 को। तो इसका मोड क्या हो गया, 8। पढ़ा तो था, हाँ या ना। जो सबसे अधिक बार आता है 8 7 बार आता है, 8 7 बार आता है, तो 8 क्या हो गया, मोड हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि 15,000 की राशि पर 3 वर्ष के लिए 4 5 6% की दर से पहले दूसरे और तीसरे वर्ष के लिए
वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी गई तो 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। देखो सिंपल सा तरीका है, इसको सीधा मौखिक कैलकुलेट कर लो। ये 15,000 है, 3 साल अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा। पहले साल 4%, 4% का मतलब 1/25, दूसरे साल 5%, इसका मतलब 1/20, और तीसरे साल 6% मतलब 3/50। बोलो हाँ या ना। तोड़ना तो आता ही होगा, 6/100, 2 से 3 बार, 2 से 50 बार। क्लियर है ये बात है। अब बताओ 15,000 का 1/25 क्या होगा, तो 25 से 150 6 बार में कट जाएगा, और 2 जीरो 600। पहले साल का ब्याज 600, दूसरे साल का तो 20 से 150 को काटो कितनी बार, 75 बार। 20 से 150 को काटो कितनी बार, 7.5 बार, और 2 जीरो मतलब ये कितनी बार, 750 बार। अरे 20 से 1500 को काट दो, 750 बार कट गया, जीरो से जीरो कटा, ये 75 और 1 जीरो 750। 3/50 है तो 50 से 150 को काटो 3, और ये 2 जीरो 300, और 300 का 3 गुना कितना, 900। ये जो ब्याज मिला है ये तो किस पे मिला है, मूलधन पे मिला है। सीआई क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज। तो पहले साल का सीआई एसआई सेम होगा, दूसरे साल का एसआई कैसे सीआई कैसे निकलेगा, तो पहले साल के ऊपर ब्याज लगेगा। सर पहला साल कितना है, 600 का ब्याज है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट इस पे कितना चलेगा, दूसरे साल का 1/20, तो 600 का 1/20 कितना होगा सर, 30। ये दोनों जब जोड़ेंगे तो दूसरे साल का सीआई होगा। तीसरे साल का सीआई निकालने के लिए क्या करेंगे, इससे पहले जितना भी ब्याज है उस पर 3/50 का ब्याज लग जाएगा। तो बताओ ये 600 है, ये 750 है, तो 700 और 600 1300, और 50 और ये 30 1380। इस 1380 पर कितना लगेगा, 3/50 लगेगा। अब थोड़ा काटापीटी कर लो, ये जीरो से जीरो काट दिया, और कर लो, ये 8 3 कितना हो गया सर, 24 हो गया। ये 3 3 9 और 2 कितना हो गया, 11 हो गया। नहीं, 3 और 1 कितना, 4, और बटा कितना, 5। 5 से काट देंगे, 5 8 40, 5 दूनी 10, और 5 8 40। मतलब इस पूरे का कैलकुलेशन कितना आएगा, 82.8। अब बताओ पहले साल का सीआई कितना, 600, दूसरे साल का सीआई कितना, 780, तीसरे साल का सीआई 900 और 82 रुपया 80 पैसा, तो 982 रुपया और 80 पैसा। इनको जोड़ लो, ये 80, ये 2, ये 16, 10 7 17, और 6 कितना, 23। तो 2362 रुपया 80 पैसा 3 साल का सीआई हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी है। ठीक है, ब्याज के ऊपर ब्याज कैलकुलेट कर लिया। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कह रहा 240 मीटर इंटू 80 मीटर का एक आयताकार उद्यान है। उद्यान के बाहर चारों तरफ, बाहर की तरफ कह रहा है यही वाला क्वेश्चन, 240 80 बाहर की तरफ कह रहा है, हाँ या ना। कितने मीटर, 4 मीटर। इसी का तो एरिया निकालना है। बताओ क्या फॉर्मूला पढ़ाया था इस रास्ते का, 2D इंटू एल प्लस बी प्लस 2D। बाहर है तो प्लस 2D, अंदर होता तो माइनस 2D। 2 गुना कितना, 4। यह कितना है सर, 240। यह कितना है, 80 प्लस 2 गुना 4। ठीक है, कैलकुलेट कर लो सर। ये 8 है गुना 240 और 80, 320। 320 में 8 जोड़ोगे 328। ठीक है, अब गुना कर लो, 8 में 8 का 64, 6, 8 दूनी 16, और 6 कितना, 22, 8 3 24, और 2 कितना, 26। 26 24 क्या हो जाएगा, एरिया। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन नंबर 16 डीआई का क्वेश्चन है। टोटल एक्सपोर्ट दिया हुआ है और अलग अलग शहर का दिया है, डिग्री में दिया है। डिग्री में दिया है तो डिग्री में कैलकुलेट कर लेना। इससे पहले एक चीज बताओ, टोटल यहां कितना है सर, ये है, और डिग्री में कंप्लीट वैल्यू क्या होता है सर, 360 डिग्री। तो 1 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो इतना डिवाइडेड बाई क्या, 360। सर ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 36 का 4 गुना हो जाएगा, और ये 0 तो 40। 1 डिग्री का वैल्यू कितना है सर, 40 है। इस तरीके के डीआई को सॉल्व करने का यही तरीका बताया है कि पहले 1 डिग्री का वैल्यू निकाल लो। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में पढ़ो। क्वेश्चन में कह रहा है कि यूके के निर्यात का ऑस्ट्रेलिया के निर्यात से कितना अधिक है, यूके का। तो यूके की बात करें तो यूके कितना है सर, 125 डिग्री है। अधिक कह रहा मतलब दोनों का अंतर, और ऑस्ट्रेलिया कितना है सर, 75 है। तो बताओ कितना अधिक है, 50 डिग्री। और मुझे एक बात बताओ, 1 डिग्री का मान कितना है सर, 40 है। तो 50 गुना 40 कितना, 2000। सही उत्तर क्या होगा, 2000। ये सारी चीजें सिखा रखी है ना कि भैया अगर डिग्री में काम हो तो डिग्री में ही कर लो, क्यों परसेंटेज में चेंज करके टाइम खराब करोगे, कैलकुलेशन इजी हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। अंकुर और अंकित का वेतन
3:2 में है, ठीक है भैया। प्रत्येक के वेतन में 2500 रुपया कम हो जाता है, तो नया अनुपात क्या होता है, 8 और 5। 2500 यहाँ भी कम, 2500 यहाँ भी कम। तरीका वही, गुना करके डिफरेंस लो, गुना करके क्या लो, डिफरेंस लो। 5 दिए 15, 8 दूनी 16, 16 में से 15 घटाओगे कितना, 1। और यहाँ भी डिफरेंस ही लोगे। क्यों डिफरेंस लोगे, क्योंकि दोनों जगह माइनस। अगर दोनों जगह प्लस होता तो भी डिफरेंस, एक जगह प्लस एक जगह माइनस, तब सम लेते हैं। बताओ 25 पंचे 125 और 2 जीरो, और 25 अठे कितना 200 और 2 जीरो, तो मतलब 20,000 में से 1250 क्या कर दो, 12,500 कम कर दो। 20,000 में से 12,500 कम कर दो, तो कितना आया, तो आपने कहा सर 7500 आया। क्लियर है। अब इसकी वैल्यू क्या है, तो सर 7500 है, ठीक है। हमसे पूछा क्या है, उनके वेतन का योग, तो उनका वेतन कितना है, 3:2 में। इनका योग कितना है, 5, 5 में किसका गुना, 7500 का। सर 2 जीरो तो होगा, 50 25, 35 और 2 37, 37,500 इस क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल ही सही उत्तर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल ही सही उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 18। अब देखो यहां क्या कह रहा है, ये साधारण ब्याज का क्वेश्चन और इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन है। अब बताओ कितने इंस्टॉलमेंट लौटाना है, 3 में। तो देखो इसका तरीका सिखाया था कि हर साल का इंस्टॉलमेंट सेम, ये 100 तो ये 100 और ये 100, ये ले लो, ठीक है। मुझे बताओ इस 100 पे इन 2 साल का ब्याज लगेगा, इस 100 पे 1 साल का ब्याज लगेगा, और इस 100 पे कोई ब्याज नहीं लगेगा। यही तो कहानी है। मतलब यहां कितने साल का ब्याज लगेगा, 2 साल का। यहां कितने साल का ब्याज लगेगा, 1 साल का। और यहां एक भी साल का ब्याज नहीं लगेगा, क्योंकि ये थर्ड इंस्टॉलमेंट तो दे ही रहा है, तो ब्याज क्या ही का, इसके बाद तो कंप्लीट हो जाएगा इंस्टॉलमेंट। अब मुझे बताओ 1 साल का ब्याज कितना है, 12.25। तो मुझे एक चीज समझाओ, 100 तो ये, और 1 साल का 12.25, तो 2 साल का 2 गुना, 12 दूना 24 और 25 का 2 गुना 50, तो 24 रुपया 50 पैसा। तो टोटल ब्याज कितना हुआ सर, 124, सॉरी मिसधन कितना हुआ, 124 रुपया 50 पैसा। 1 साल का कितना है, 12.25 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 112.25, और इस साल तो कुछ ब्याज नहीं लगना, तो ये कितना 100, यही मेरा टोटल होगा। इनका टोटल कर लो, चलो करते हैं। 100 100 100 300 तो होगा, 24 और 12 36 भी होगा, तो 336 भी होगा, ठीक है। पॉइंट में कितना होगा, 0.5 और 0.25 0.75। अब इसी का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, देखो इसी का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, तो 9429, 9429, ठीक है। 100 का वैल्यू निकाल लो, क्योंकि आपसे क्या पूछ रहा है, हर एक साल का किस्त, तो 100 का वैल्यू निकाल लो, प्रत्येक साल का किस्त, क्योंकि हर एक साल का किस्त को तुमने 100 माना है। अब कैलकुलेशन करो, यहां से दशमलव हटा दो, यहां से दशमलव गायब, तो 100 और आ जाएगा यहां पे, ठीक है। अब काटा पीटी करोगे, 25 से कहो 25 एकम 25, ठीक है, तो कितना बचेगा, 8 और 6 86, 25 दिया 75, तो कितना बचेगा 11, और ये 7 117, तो 25 चौका कितना 100, ठीक है। अब यहां से कितना बचेगा 17, और यहां 5 175, तो 25 छक कितना, 25 सत्ते कितना 175, ये 7 बार, ठीक है। ये 25 से कितनी बार, 4 बार। अब जरा देखो 9429 है, 1347 है, इसका इकाई 9 है, इसका इकाई 7 है। 7 में कितने का गुना करेगी, यूनिट डिजिट 9 आ जाए, तो 7 7 49, मतलब ये इससे 7 बार में कट जाएगा, ठीक है। क्यों, इसका भी तरीका आपको सिखा रखा है। तो आपने कहा 7 ये 4 ये 100 ये, तो 7 चौका 2800। हर एक साल का जो किस्त बनेगा वो कितने का बनेगा, 2800 का बनेगा। इतना सा आपको काम करना था। या फॉर्मूले पे चलते, मैं तो फॉर्मूला अवॉइड करता हूं, आप भी अवॉइड करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक थैले में 33 से 92 तक क्रमित कार्ड है। तो मुझे बताओ 33 से 92 तक टोटल कितने कार्ड हो जाएंगे। तो आप कहोगे सर 60। कैसे निकालते हैं सर, तो इसमें से इसको घटा देते हैं। बताओ यह कितना, 9 और ये 5, और प्लस 1 करते हैं, यही तो करते हैं। टोटल 60 कार्ड। 92 में 33 से 92 तक कार्ड पे नंबरिंग लिखा गया है, इनको काउंट करेंगे तो टोटल कितने कार्ड बनेंगे, 60, ठीक है। कैसे, तो इसमें से इसको घटा दो और हमेशा एक जोड़ो। मैं कहूं कि 100 से 20 तक टोटल कितने नंबर हो गए, तो 20 में से 10 घटा दो, 10 और एक और जोड़ दो, 11 नंबर हो गए, तो वही चीज है 60। फिर कह रहा है
और अगर ये 60 है तो NS मतलब कितना हो गया 60। फिर क्या कह रहा है, एक थैली में से एक कार्ड निकालना जाता है, निकाले गए कार्ड पर अंकित पूर्ण वर्ग होना चाहिए। अब बताओ 33 से 36 के बीच में पूर्ण वर्ग कौन कौन है? तो आप कहोगे सर 36 पूर्ण वर्ग है। बताओ 36 के बाद 49 पूर्ण वर्ग है, 49 के बाद क्या होगा, 6 का 7 का 8 का 64 पूर्ण वर्ग है, और 81 ये पूर्ण वर्ग है नहीं, क्योंकि ये 9 का वर्ग हुआ। इसके बाद जाओगे 10 का वर्ग 100 हो जाएगा, जो 92 से आगे चला जाएगा। तो 33 से 92 तक यही तो 4 पूर्ण वर्ग है, तो NE का वैल्यू कितना हो गया 4। प्रॉबिलिटी इनकी निकालनी है, तो बताओ 4/60 काट दो, कितना 1/15। 1/15 क्वेश्चन का क्या है, सही उत्तर है। बहुत आसान था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखो क्या कह रहा है। प्रकाश स्पेंड 27% ऑफ हिज सैलरी ऑन चिल्ड्रन एजुकेशन, और 4% क्या कर देता है, ट्रस्ट में डोनेट कर देता है। तो बताओ टोटल कितना खर्च कर दिया, 31% खर्च कर दिया। 27% किस पे, चिल्ड्रन के एजुकेशन पे, और 4% दान दे दिया, तो 31% टोटल खर्च कर दिया। फिर क्या कह रहा है, मंथ में, मंथली 31% उसने क्या किया, खर्च किया। ही स्पेंड इतना ऑन दिस टू हेड्स, मतलब इन दोनों पर टोटल इतना खर्च किया, तो टोटल सैलरी बताना है। मतलब इसी का वैल्यू तो 3038 दिया है, और टोटल सैलरी अपने आप में 100% होता है, तो 3038 बटा 31 गुना 100 ही तो करना है। बोलो हाँ या ना। 31 से ही काटना होगा। देखो 31 का 10 गुना करोगे तो 310 होगा, लेकिन ये 330 है, 3 है, तो 9 बार में ही जाएगा। अब देखो 31 का 9 गुना क्या होता है, तो 9 और 9 3 27, 279। 303 में से 279 घटाओ तो कितना आ जाएगा, तो 21 ये और 2 ये 24 आ जाएगा, और 8 और है, मतलब 248, तो 8 बार में कट जाएगा। 8 एकम 8 और 8 3 24, तो 98 में 2 जीरो बैठा दो। 9800 इसकी क्या है, मंथली सैलरी है। मंथली पूछा है, हो सकता है यहाँ ईयरली पूछता तो 12 गुना करना पड़ता, तो मंथली कितना है ये। अब एक क्वेश्चन रह गया था, कौन सा रह गया था, इसको थोड़ा समझना था, इसीलिए सोच कर बाद में करेंगे। चलो ये देखो क्या कह रहा है, एक लड़का सांप सीढ़ी खेल रहा है और वह 91 पे है। सांप सीढ़ी खेलना जानते हो ना, नहीं जानते तो लूडो खेलो पहले। वह 91 पर है और उसे उसे खेल पूरा करने के लिए 100 तक पहुंचना पड़ेगा। ये तो कॉमन सी बात है, जैसे ही 100 पे पहुंचेंगे मतलब जो पहले पहुंचा वो जीत गया। फिर कह रहा है 93 और 96 पर सांप है, जैसे ही 93 पे जाएगा नीचे पहुंच जाएगा, 96 पे जाएगा नीचे पहुंच जाएगा। क्यों, क्योंकि सांप उसको नीचे ले जाएगा। यदि वह पासे को 3 बार से ज्यादा नहीं घुमा सकता, मैक्सिमम कितनी बार पासे फेंकने हैं, 3 बार, 1 2 3, इससे ज्यादा बार नहीं फेंक सकता है, तो वह कितने तरीके से खेल को पूरा कर सकता है। पूरा पूरा मैनुअल गेम हो गया। पहले मुझे एक बात बताओ, वह 91 पे है, ठीक है, 100 तक जाने के लिए उसको 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 और 100। बोलो यहां तक बातें क्लियर है। कितने नंबर लाने पड़ेंगे डाइस पे, तो 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 3 बार पासा फेंक कर 9 आ गया तो 100 पे पहुंच जाऊंगा और जीत जाऊंगा, यही तो कहना चाह रहा है। ठीक है, मतलब इतना समझ में आ गया कि पासा को फेंके तो टोटल लाना कितना है, 9 लाना है। और साथ में कहा कि 3 बार से ज्यादा पासा नहीं फेंकना। आप जरा सोच के देखो, अगर एक बार पासा फेंकूंगा तो कभी भी 9 आएगा क्या, नहीं, क्योंकि एक पासे पे मैक्सिमम 6 होता है, तो एक वाला केस खत्म। 2 बार पासा फेंक के 9 लाया जा सकता है और 3 बार पासा फेंक कर 9 लाया जा सकता है, हाँ या ना। मतलब अब मुझे एक एक करके चेक करना पड़ेगा कि अगर 2 बार मैं डाइस को फेंकूं तो 9 कैसे कैसे आ सकता है। अब जरा सुनना मेरी बात, अगर मैं 2 बार डाइस को फेंकूं, पहले पे 2 आ जाए, सुनना मेरी बात, पहली बार डाइस फेंका 1 आ गया, तो दूसरी बार डाइस फेंक के मैं 8 ला सकता हूं, नहीं, क्योंकि टोटल तो 9 चाहिए, तो ये केस खत्म। पहली बार फेंका 2 आया, दूसरे पे मुझे क्या लाना पड़ेगा, 7, जो कि संभव नहीं है। पहले पर फिर मैं क्या, पहली बार फेंका तो कितना 3 और दूसरे पे 6, ये संभव है, बोलोगे हाँ। पहली बार मैं फेंकूं 4, दूसरी बार 5 आ जाए, ये भी संभव है। पहली बार मैं फेंकूं 5 और दूसरे पे 4 आ जाए, ये भी संभव है। पहली बार मैं फेंकूं 3 और दूसरी बार मैं फेंकूं 6, तब भी ये 9 आ जाएगा, ये भी संभव। इसके बाद संभव नहीं है कि अगर 2 आया तो उधर 7 आ नहीं सकता है। मतलब 9 लाने के ये 4 तरीके ही हैं। अब एक चीज जरा सोचो, अब यहां भी आओ, तुम जैसे ही 3 लाए तो 1 2 3, देखना यहां पे मैं गोला लगा रहा हूं, नहीं, गोला भी लगाऊंगा तो अलग कलर से लगाऊंगा, रेड कलर से लगाता हूं, पता चल जाए यहां खतरा है। यहां क्या है सर, खतरा है। देखो
93 और 96 पे जाना नहीं, क्योंकि 93 96 पे जाएंगे तो नीचे पहुंच जाएंगे, समझ गए। तो बताओ, मैंने पहली बार पासा फेंका 3 आया तो 1 2 3 यहां पहुंच गए, सेफ है। फिर दूसरी बार पासा फेंका 6 आया, 1 2 3 4 5 6, मतलब ये वाली कहानी संभव है। पहली बार पासा फेंका 4 आया, 1 2 3 4 सेफ है। फिर 1 2 3 4 5 सेफ है। पहली बार पासा फेंका 1 2 3 4 5, 96 पे पहुंच गया, पहुंचना नहीं था, मतलब ये वाला कहानी सेफ नहीं है। अब आगे देखो, पहली बार पासा फेंका 1 2 3 और फिर 1 2 3 4 5 6, मतलब 2 डाइस को फेंक कर इसी 3 तरीके से 9 लाया जा सकता है। ठीक है, अब किस पे चलेंगे सर? 3 डाइस पे, क्योंकि मैक्सिमम 3 बार ही फेंकना है। बताओ, अब एक एक करके देखो। पहली पर, या 3 डाइस मान लेते, जरा बोलना आसान होगा। पहले पर 1 आया, पहले पर क्या आया? 1, तो मैं दूसरे पे, देखो पहले पर 1 आया तो क्या मैं दूसरे पे 1 ले सकता हूं? नहीं, क्यों? क्योंकि 93 आ जाएगा। 2 ले सकता हूं? बोलोगे हाँ। तो 2 और 3, तो फिर इस पे कितना लेना पड़ेगा? 6। नहीं, कि 1 आया, फिर दूसरी बार 2 आया तो यहां आ गया, फिर 1 2 3 4 5 6 आ गया 9। पहले पे 1, दूसरे पे मैं 3 ले लूं, यहां 1 आया तो 1 2 3 चल जाएगा। उसके बाद 1 2 3 4 5, ठीक है, ये भी चल जाएगा। पहले पे मैं 1 लूं, दूसरे पे 4 ले लूं, पहले पे 1 आया तो यहां आ गया, फिर 4 लोगे, 1 2 3 4, नहीं 96 पे पहुंच जाएंगे, खतरा होगा, नहीं जा सकते। मतलब मैं क्या ले सकता हूं? 5, तो यहां कितना लेना पड़ेगा? 3, हाँ या ना? पहले पे 1 लूं, दूसरे पे 6, 1 2 3 4 5 6, फिर क्या? 2, ठीक है। तो एक बार तो ये 4 संभावनाएं बनेंगी। अब 2 से शुरू करो। पहले पे 2 हो तो देखो, अगर पहली बार फेंका 2 आ गया तो 1 2, 93 पे पहुंच गए तो ये वाला केस तो संभव है नहीं, क्योंकि 93 पे पहुंच गए तो सांप काट के नीचे फेंक देगा। तो कहां शुरू करो? 3 से। अगर पहली बार 3 आया, 1 2 3, तो अगली बार 2 ला सकते हो? नहीं, क्या लाना पड़ेगा सर? 1। देखो 1 2 3 1 लाए, और 1 लाने के बाद 1 2 3 4 5 लाए, काम चल जाएगा। ठीक है, पहले पे 3 आया, 1 2 3, दूसरी पर 2 नहीं ले सकते लेकिन 3 ले सकते हैं, 3, तो फिर यहां क्या लेना पड़ेगा? 3। बोलो, बातें क्लियर है? पहले पे मैंने 3 लिया, 1 2 3, दूसरे पे मैं 1 2 नहीं ले, 1 ले लिया, 2 नहीं ले सकता, 3 ले लिया, 4 ले सकते हैं, 4 ले लेंगे, तो यहां कितना लेना पड़ेगा? 2, बन गया 9। यहां मैंने 3 लिया, दूसरी बार 5, तो यहां कितना? 1, बन गया 9। 1 2 3, 1 2 3 4 5 और 1 9, ठीक है। तो 3 से ये बन गए। अब 4 वाला केस चेक करो। 4, पहली बार 4 आया, 1 2 3 4, तो क्या 1 ले सकते हो? नहीं सर, 2 लेना पड़ेगा। 2, फिर कितना? 1 2 3, 4 आया, ठीक है, 1 2 3 4, तो 3 ले ले, 1 2 3, ठीक है, 3 ले ले, तो फिर क्या लेना पड़ेगा? 2। मुझे बताओ, पहले पे 4 आया तो दूसरे पे भी 4 ले ले, 1 2 3 4, दूसरी बार भी 1 2 3 4, तो लास्ट में 1, 4 से यही केस बन सकता है। अब 5 वाला केस तो बनेगा नहीं, जरा सोच के देखो। 1 2 3 4 5, पहली बार 5 आ गया तो 96 में पहुंच जाएंगे, तो 5 वाला केस नहीं बनेगा सर। तो अब डायरेक्ट किसका बनेगा? 6 का। बताओ, पहली बार पासा फेंका, 1 2 3 4 5 6, हाँ या ना? तो यहां 1 और यहां 2, या फिर 6 2 और 1, टोटल यही केस बनेंगे। 3 पासे से ये केस, 3 बार पासे को फेंकोगे तो इतने केस से 100 पे पहुंच जाओगे, 9 ले आओगे, और 2 बार पासा फेंकोगे तो इतने केस से काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो टोटल कितने केस होंगे? 16। 16 इस क्वेश्चन का क्या है? करेक्ट आंसर। सोचना पड़ेगा। अब ये चीज आप मैनुअल भी सोच सकते हो, क्योंकि टोटल समझ में आ गया, 9 लाना है। अब 3 पासे फेंक कर और 2 पासे फेंक कर डायरेक्ट भी काउंट कर सकते थे। ठीक है, मैंने एक एक करके आपको समझाया है। तो ये अपना कंप्लीट हो गया सॉल्यूशन, टेस्ट नंबर किसका? 14 का। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।